गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने वैद्युत चालन के बारे में पढ़ा था और हमने चालक और कुचालक के बारे में देखा था। आज के क्लास में हम इसी वैद्युत चालन की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और ओम्स के नियम के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो वैद्युत धारा है I, वह I बराबर Q/T है और वैद्युत धारा जो है वह वैद्युत धारा इसलिए बहेगी क्योंकि यहाँ पर कोई विभवांतर होगा। यदि कोई विभवांतर नहीं होगा या फिर कोई बाहरी वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाई जाएगी तो यह जो आपकी वैद्युत धारा है इसका बहाव नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है, हम यदि विभव और धारा को आपस में क्या करना चाहें, कोई संबंध निकालना चाहें, तो इसी संबंध को हमें ओम्स के नियम में बतलाया गया है। ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें क्या बताया, विभवांतर और धारा के बीच में क्या बतलाया, एक संबंध बतलाया। तो ओम्स लॉ जो है उसकी हम बात करें तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ बोलता है कि एक नियत ताप बोलना यहाँ पर ओम्स लॉ में जरूरी है, क्योंकि यदि आप ताप बदलेंगे तो ताप से जो प्रतिरोधकता का मान होता है वह बदल जाता है ताप के बदलने के साथ, और इसी कारणवश आपको नियत ताप यहाँ पर बोलना बहुत जरूरी है। तो ओम्स का नियम बोलता है कि एक नियत ताप पर विभव एवं धारा समानुपाती है। विभव एवं धारा जो है वह क्या है, समानुपाती है। तो यहां से यदि आप एक इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक आपके पास क्या आ जाएगा, एक आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा जिसको कि आप रेजिस्टेंस बोलते हैं और हिंदी में हम इसे प्रतिरोध बोलते हैं। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो हमने देखा कि यदि विभव और धारा के बीच में संबंध निकालना है तो दोनों ही क्या है, समानुपाती हैं। इसको लिखने का एक और, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमसे पूछ दिया जाता है कि विभव धारा के समानुपाती है या धारा विभव के समानुपाती है। तो इन एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए हम सीधे से यह भी लिख सकते हैं, यदि हमसे ओम्स का नियम बोला जाए तो हम यह बोलेंगे कि विभवांतर और धारा का जो अनुपात है वह अनुपात हमेशा ही नियत रहेगा, वह अनुपात हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ओम्स के नियम को आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ताप का नियत रहना जरूरी है, क्योंकि ताप यदि नियत नहीं रहेगा तो R का मान जो है वह बदलता रहेगा, इसलिए एक ही ताप पर हमेशा बात की जाएगी। तो यह हमारा ओम्स का नियम है। यहाँ जो R प्रतिरोध है, आइए अब उस प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है वह आपकी एक प्रॉपर्टी है। किसी भी चीज की यदि हम बात करें तो प्रतिरोध क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस उसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये क्या करती है, तो यह जो वैद्युत धारा का बहाव है उस बहाव को रोकती है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस जो है वह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करती है, रोकती है। तो किसी भी चीज के अंदर ये जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, यह कोई भी मैटर, जैसे कि हम बोलते हैं मास, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या है, एक तरीके से मैटर का इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे हमने अभी आवेश की बात की थी, जब हमने अपनी स्थिर वैद्युतिकी स्टार्ट की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किया था, तो हमने चार्ज की बात की थी, आवेश की बात की थी। वहां पर हमने बोला था कि आवेश क्या है, आवेश एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जिसके कारण पदार्थ जो है वह आपस में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आवेश क्या है, आवेश जैसे एक प्रॉपर्टी है, द्रव्यमान जैसे एक प्रॉपर्टी, एक गुण है, वैसे ही रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी क्या है, किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण, किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण यह वैद्युत धारा के बहाव को रोकता है। यह क्या करता है, वैद्युत धारा के बहाव को रोकता है।
ठीक है। तो प्रतिरोध जो है वह किसी में भी, यदि आप चालक की बात करें तो चालक में भी हो सकता है, यदि आप कुचालक की बात करें तो कुचालक में भी हो सकता है, और यदि आप अर्धचालक की बात करें तो यह अर्धचालक में भी हो सकता है। मतलब यदि कोई पदार्थ है तो उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध जो होगा वह कुछ न कुछ अपने से वैद्युत धारा के बहाव को कुछ न कुछ रोकेगा ही, और वही रोकने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। तो प्रतिरोध जो है वह हमने इसका रिलेशन देखा कि यह विभव और धारा पर कैसे निर्भर करता है। लेकिन हम अब क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई भी पदार्थ हो, मान लीजिए कि आपने अपना पेन ही ले लिया, तो आपके अपने पेन की एक अलग प्रतिरोध होगी, आपने अपनी कॉपी ले ली तो आपके कॉपी की एक अलग प्रतिरोध होगी। तो कोई भी पदार्थ हो तो बिना विभवांतर लगाए हुए और बिना धारा के बहाव के भी वहां पर क्या आ रहा है? वहां पर आपके पास प्रतिरोध आ रहा है। हमने ये बोला कि यदि कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, कोई भी पदार्थ है, आपके पास उसके अंदर प्रतिरोध है। मतलब विभव और धारा की जरूरत नहीं है हमें किसके बारे में बात करने के लिए? प्रतिरोध के बारे में बात करने के लिए। मतलब प्रतिरोध जो है वह और किन्हीं चीजों पर निर्भर कर रहा होगा। तो प्रतिरोध और किन चीजों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध पदार्थ की लंबाई एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की यदि हम बात करें तो प्रतिरोध और किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की लंबाई एवं क्षेत्रफल पर। तो हम यह बोलते हैं कि यह जो प्रतिरोध है वह लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से यदि इन दोनों सूत्रों को मिला दें तो R किसके समानुपाती हो जाता है? L/A के। यदि आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वल टू लगाएं तो एक नियतांक आएगा जिसको आप रो बोलते हैं, और रो का जो मान है वह है आपका, रो को आप बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। हिंदी में यदि हम इसकी बात करें तो हम इसको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। कभी कभी आप इसे क्या बोल देते हैं? आप इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो यह जो रेजिस्टिविटी है यह सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करता है। यह सिर्फ क्या करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारा प्रतिरोध है वह विभव एवं धारा पर निर्भर करेगा। तो V बराबर IR एक सूत्र हमारे पास आ गया। इस सूत्र को हमने क्या बोला? ओम्स लॉ बोला। इसके बाद हमने यह बात करी कि हर किसी धातु के पास या हर किसी पदार्थ के पास एक प्रतिरोध होगा, तो वह क्या कर रहा होगा? बिना विभव और बिना धारा के भी हर धातु एक प्रतिरोध अपनी दर्शाती है। तो जो प्रतिरोध है वह क्या है? लंबाई एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि आप क्या करते हैं? आप समानुपाती का साइन हटाते हैं तो आप एक इक्वल टू लगाएंगे और एक नियतांक आएगा, जिस नियतांक को हम यहाँ रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कहते हैं। रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता जो है वह सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका यह मतलब हुआ कि यदि आप मान लीजिए आप दो कॉपी ले लें, एक छोटी कॉपी ले लें और एक बड़ी कॉपी ले लें, तो छोटी कॉपी और बड़ी कॉपी के लंबाई के कारण उनकी जो प्रतिरोध होगी वो प्रतिरोध क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन चूंकि दोनों ही कागज से बने हुए हैं तो कागज की प्रतिरोधकता जो है वह हर जगह क्या है? हर जगह समान है। तो प्रतिरोधकता दोनों की समान होगी। मतलब यह जो प्रतिरोधकता है वह लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इन चीजों पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करता है कि आपने पदार्थ कौन सा लिया। कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि यदि हमने एक तार लिया जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, तो हम यदि उसकी लंबाई को आधा कर दें तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या फर्क पड़ेगा?
तो प्रतिरोध की तो बात हम अभी आगे करेंगे, यह प्रश्न हम हल करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यह समझना है कि यदि आपने लंबाई में बदलाव किया तो प्रतिरोधकता में कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि यदि वह तार पहले 1 किलोमीटर लोहे की तार थी तो अभी भी वह आधा किलोमीटर लोहे की तार ही है। और प्रतिरोधकता जो है वह क्या है, पदार्थ का गुण है, सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करता है। तो चूंकि हमने तार में लोहे की मात्रा को नहीं बदला है या लोहे को नहीं बदला है, इसके कारणवश हमारी प्रतिरोधकता जो है वह नहीं बदलेगी। तो प्रतिरोधकता एक मटेरियल का हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। यह चीज आपको ध्यान देनी है। हालांकि प्रतिरोध जो है वह लंबाई एवं क्षेत्रफल पर बदलता है। यदि हम प्रतिरोध के एसआई मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है उसे हम बोलते हैं ओम। तो यदि आप ओम की बात करें, इसे दर्शाते हैं कुछ ऐसे, इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। तो यदि हम ओम की बात करें तो ओम देखिए आर बराबर क्या है, वी बटे आई। तो यदि आप 1 ओम की बात करेंगे तो यह 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो प्रतिरोध की जो आपकी एसआई मात्रक है वह क्या है, ओम है। और ओम का मतलब क्या है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। मतलब यदि आप 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं और उसमें 1 एम्पियर की धारा बहती है, 1 वोल्ट के विभवांतर में क्या हो रही है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसकी जो आपकी क्या है, जो आपकी प्रतिरोध है वह 1 ओम होगा। यहीं से यदि हमें ओम आपको क्या चल गया पता, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पता चल गया, तो हम प्रतिरोधकता की भी बात करेंगे। यह तो आर की बात की थी, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, एसआई मात्रक प्रतिरोधकता रो की। तो आपको पता है सूत्र आर बराबर रो एल बटे ए। तो यदि आप यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो वह आर गुने ए बटे एल होगा। वह क्या होगा, आर गुने ए बटे एल। आर का मान आप लिखें तो यह क्या है, ओम है। और यदि आप क्या करें, यदि आप ए का मान लिखें तो ए क्षेत्रफल का जो आपका मात्रक होगा वह मीटर स्क्वायर होगा। और एल जो है वह लंबाई का आपका क्या होगा, लंबाई का आपका मात्रक होगा। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसे ओम मीटर जो है हमारा वह एसआई मात्रक प्रतिरोधकता का हो गया। तो हमने दोनों प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो भी देख लिया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वह ओम है। और 1 ओम का मायने यह है कि यदि आप 1 वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास 1 वोल्ट के विभवांतर लगाने पर यदि 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो आप उसके क्या बोलेंगे, आप उसके प्रतिरोध के एसआई मात्रक को ओम बोलेंगे। प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है वह ओम मीटर है। तो यदि हम लंबाई और क्षेत्रफल को बदलें तो लंबाई और क्षेत्रफल को बदलने से हमारे पास क्या आएगा, प्रतिरोध में बदलाव आएगा। ठीक है, तो आइए हम एक प्रश्न करते हैं जिसमें देखते हैं कि आखिर यह प्रतिरोध में बदलाव कैसे आता है। तो लिखिएगा, एक एल लंबाई के तार को एक एल लंबाई के तार को खींचकर दोगुनी लंबाई का बना दिया जाता है। एक एल लंबाई के तार को खींचकर दोगुनी लंबाई का तार बना दिया जाता है। दोगुनी लंबाई का तार बना दिया जाता है। नए तार की प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता ज्ञात करें। नए तार की प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता ज्ञात करें यदि पहले प्रतिरोध R एवं प्रतिरोधकता रो था।
यदि पहले प्रतिरोध R एवं प्रतिरोधकता ρ थी। प्रश्न फिर से एक बार सुन लेंगे। यदि L लंबाई के एक तार को दोगुने लंबाई खींचकर दोगुने लंबा कर दिया जाता है तो नए प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बतलाएं यदि शुरुआती प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता R एवं ρ है। 2 मिनट का समय है, यदि आपके पास उत्तर आता है तो आप चैट सेक्शन में बतला सकते हैं। चलिए तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर क्या बोला गया है कि हमारे पास सबसे पहले L लंबाई की एक तार है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी L लंबाई की एक तार है, ये इसकी लंबाई L है और क्षेत्रफल इसका A है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसे खींचकर दो गुना कर दिया। अब हमने इसे खींचकर क्या कर दिया, दो गुना कर दिया। तो हम दो गुना यदि करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमने यदि लंबाई बढ़ाई है तो हमारा इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, या तो हम सीधे इसे याद कर सकते हैं कि हमारे पास यदि लंबाई दोगुनी हुई है तो क्षेत्रफल आधा होगा, यदि लंबाई 3 गुनी हुई है तो क्षेत्रफल तिहाई होगा, यदि लंबाई 4 गुनी हुई है तो क्षेत्रफल चौथाई होगा। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप लंबाई को जितने संख्या से गुना करेंगे क्षेत्रफल को उतने ही आप संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, और जो इसके पीछे का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि यदि हम इस धातु को खींच रहे हैं तो इस धातु का आयतन जो है वह नहीं बदले, इसका सिर्फ आकार बदल रहा है। जैसे आप समझिएगा, जैसे लिक्विड में आप द्रव्य में यह बात हमेशा करते हैं कि यदि आपने पानी लिया तो पानी के पास अपना कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, आपने यदि 1 लीटर पानी बोतल में डाल दिया तो उसका शेप बोतल जैसा हो गया, यदि आपने 1 लीटर पानी ग्लास में डाल दिया तो उसका शेप ग्लास जैसा हो गया। लेकिन पानी ग्लास में भी 1 लीटर है और बोतल में भी 1 लीटर है। यदि आप उस 1 लीटर पानी को बाल्टी में डाल देंगे तो उसका शेप बाल्टी जैसा हो जाएगा, लेकिन अभी भी पानी की जो आयतन है, वॉल्यूम है, वह 1 लीटर है। मतलब यदि हम इसकी वॉल्यूम को V1 बोल दें और इसकी वॉल्यूम को V2 बोल दें तो हम कहना चाह रहे हैं V1 बराबर V2। आयतन में कोई भी बदलाव खिंचाव या दबाव से नहीं आएगा। यदि हम इसे दाब देंगे तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी। मान लीजिए हमने इसे आधा लंबाई कर दिया तो इसका क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि पहले का आयतन जो है वह दूसरे के आयतन के बराबर है। तो हमने बोल दिया A1L1 इज इक्वल टू A2L2। A1 को तो A ही लिखे, L1 को L ही लिखे। A2 हमें पता नहीं है, लेकिन L2 हमें पता है कि हमने क्या कर दिया, हमने 2 गुना कर दिया। A2L2 हमने क्या कर दिया, लंबाई को 2 गुना कर दिया। मतलब पहले यदि लंबाई L थी तो अब लंबाई 2L हो गई। तो L से L यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A/2। तो अगर आप इसे मैथमेटिकली निकालना चाहें तो आप इस चीज को मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि आयतन क्या है, बराबर है। अब देखिए, पहले जब लंबाई L थी और क्षेत्रफल A था तो जो प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं वह R1 बराबर रो L1 बटे A1, मतलब बेसिकली हमने इसे रो L बटे A मान लिया। लेकिन जब हमने क्या कर दिया, जब हमने इसकी लंबाई को बदल दिया तो जो R2 होगा वो रो L2 बटे A2 होगा। और रो का मान यहां पर नहीं बदल रहा है। रो का मान क्यों नहीं बदल रहा है, दूसरा प्रश्न, हालांकि इसमें 2 भाग हैं। दूसरा भाग यही बोल रहा है कि प्रतिरोधकता का मान नहीं बदल रहा है, क्योंकि प्रतिरोधकता के मान में बदलाव बतलाएं। तो प्रतिरोधकता का मान नहीं बदलेगा क्योंकि यह जो मटेरियल है वह मटेरियल नहीं बदला है।
तो रो तो वही रह गया जब आप दूसरे केस में भी निकाल रहे हैं। लंबाई जो है वह 2l हो गई और क्षेत्रफल जो है वह a/2 हो गया। यहां से देखिए लंबाई जो है वो 2l है और क्षेत्रफल जो है वो दूसरी बार में क्या है, a/2 है। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह 2 ऊपर चला आएगा तो यह 4 रो l/a होगा। और यदि आप इसकी रो l/a की बात करें तो रो l/a यहां से किसका मान है, r1 का मान है। तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, 4r1 हो जाएगा। मतलब यदि आपने लंबाई दोगुनी की तो जो आपका प्रतिरोध है वह 4 गुना हो जाएगा और प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो इस प्रश्न को एक बार आप कॉपी कर लें। एक ऐसा ही प्रश्न और करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न ऐसा ही करते हैं, लिखिएगा। यदि किसी तार को दबाकर उसकी लंबाई आधी कर दी जाए, यदि किसी तार को दबाकर उसकी लंबाई आधी कर दी जाए तो तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब क्या कर रहे हैं, लंबाई को आधी कर रहे हैं। तो आधी लंबाई की जो नई तार है उसके प्रतिरोध को निकालने की बात की जा रही है। तो 2 मिनट का समय है आपके पास, आप इस प्रश्न को हल करें और यदि आपका उत्तर आए तो आप चैट के माध्यम से बतलाएं। यदि किसी का उत्तर आया तो चैट के माध्यम से बतलाएं। चलिए तो बात करते हैं प्रश्न की। पहले क्या बात की जा रही है, पहले बोला जा रहा है कि आपके पास एक L लंबाई का तार है। तो आपने क्या किया, आपने एक L लंबाई की तार ले ली। ये L लंबाई है और A इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब आपने इसे क्या किया, आपने इसे आधे लंबाई का कर दिया। तो ये L/2 तो इसकी लंबाई हो गई क्योंकि आपने लंबाई को आधा किया है और इसका क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हमने अभी अभी देखा था कि जैसा यदि लंबाई 2 गुनी होती है तो क्षेत्रफल आधा होता है। तो यहाँ यदि लंबाई आधी हो रही है तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 गुना हो गया। यदि पहले प्रतिरोध की बात करें तो R1 बराबर रो L1/A1 था, मतलब रो L/A था। और दूसरे प्रतिरोध की बात करें तो R2 बराबर रो L2/A2 है, मतलब रो गुने L/2। L का मान L/2 और A का 2A। यदि इसे आप सॉल्व कर लें तो यह 1/4 रो L/A आएगा। और रो L/A का मान आप देख पा रहे हैं कि किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो यहां से हमारे पास R2 का मान आ गया R1/4। यहां से जो R2 का मान है वह क्या आ गया, वह आ गया R1/4। तो देखिए लंबाई यदि दोगुनी करी थी तो प्रतिरोध जो है वह 4 गुना हुआ था। एवं यदि लंबाई अब आधी कर दी तो जो आपकी क्या है, जो आपका प्रतिरोध है वह 1/4 हो गया।
तो यहाँ यह समझ में आ गया कि लंबाई और क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने से जो है वह कभी भी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, लेकिन प्रतिरोध जो है वह बदलेगा। और प्रतिरोध कैसे बदलेगा और कितना बदलेगा यह हमने निकालना सीख लिया। इसी में एक और तरीके का प्रश्न आता है जिसमें आप क्या करते हैं, आप तार को काट देते हैं छोटे टुकड़ों में। तो छोटे टुकड़ों में काटने से देखिए जो नए तार बनेंगे उनके क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि हम इसे समझना चाहें तो सवाल जो अगले प्रकार का आता है वह यह आता है कि मान लीजिए कि आपके पास यह एक तार है जिसकी लंबाई आपकी L है और जिसका क्षेत्रफल आपका A है। अब यह बोल रहे हैं कि आपने इस तार को 3 बराबर हिस्सों में काट दिया। तो अब जो नए तार आएंगे वह पहला तार आएगा लंबाई L/3 और क्षेत्रफल A का, लंबाई L/3 और क्षेत्रफल जो आएगा वह क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा A का। दूसरी भी जो तार आएगी वह लंबाई इनकी L/3 रहेगी और क्षेत्रफल क्या रहेगा, A रहेगा। और तीसरी भी तार आएगी वह लंबाई L/3 रहेगा और क्षेत्रफल जो है वह A रहेगा। तो यहां पर क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि हमने ना ही तार को खींचा है ना ही हमने तार को दबाया है। हमने क्या किया, बीच से उसे काट दिया है, टुकड़ों में बांट दिया है। और यदि हमने उसे टुकड़ों में बांट दिया है तो लंबाई में ही क्या होगा, बदलाव आएगा, क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह दिया गया है कि हमने जो काटा है वह कैसे काटा है। अब देखिए एक बार तो हमने ऐसे काटा जिसमें क्या है, आपके लंबाई 3 हिस्सों में बट रहे हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि आपने एक दूसरा यहाँ पे L लंबाई और A क्षेत्रफल का तार लिया है, L लंबाई और A क्षेत्रफल का तार लिया है, तो आपने यदि इसे क्या किया, आपने यदि इसे बांटा तो यह क्या हो जाएगा, यह 3 हिस्सों में बट जाएगा ऐसे। तो यदि आपने इसे ऐसे क्षेत्रफल के हिसाब से काट दिया 3 हिस्सों में, तो अब क्या होगा, अब हमें 3 अलग अलग तार मिलेंगे जिनकी लंबाई तो क्या है, L ही है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है, A/3 है। फिर से लंबाई इनकी क्या है, L ही है और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल A/3 है। और लंबाई आपकी क्या है, L ही है और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल A/3। तो यहां पर ध्यान देंगे कि आप यदि तार को काट रहे हैं टुकड़ों में तो किसी एक ही चीज पर क्या पड़ रहा है, बदलाव हो रहा है। या तो लंबाई में बदलाव हो रहा है या क्षेत्रफल में बदलाव हो रहा है। लेकिन यदि आप किसी तार को खींच रहे हो या फिर दाब रहे हो तो उसके लंबाई में भी बदलाव होगा और उसके क्षेत्रफल में भी बदलाव होगा। तो यह चीज यहां ध्यान रखनी है कि यदि आपने तार को हिस्सों में काट दिया है तो मात्र एक ही चीज में, लंबाई में या क्षेत्रफल में बदलाव होगा। तो देखिए यदि पहले वाले ऊपर वाले केस को हम कंसिडर करें तो ऊपर वाले केस में हमारे पास सबसे पहले ये जो R1 है, ये R1 आपका क्या है, R1 जो है वह आपका है रो L/A। और यहां इन तीनों का, इनको हम R2 बोले, इनको हम R3 बोले और इनको हम R4 बोले, क्योंकि 4 हिस्सों में हमने बांट दिया है। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, R2 का जो मान होगा देखिए वह क्या होगा, रो L/3A। L का मान हमने क्या रखा, L/3। और क्योंकि क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं है तो R2 का मान रो L/3A, मतलब R2 जो है वह R1/3 है।
ठीक इसी तरीके से यदि आप R3 और R4 की भी बात करेंगे तो यह किसके बराबर आएंगे? R1/3 के बराबर आएंगे। यही चीज यदि आप नीचे दूसरे वाले की बात करें तो देखें यहां पे क्या होगा। यहां पे ऊपर जो R1 था वह तो रो L/A ही रहेगा, लेकिन यदि आप इसके प्रतिरोध को R2, इसके प्रतिरोध को R3 और इसके प्रतिरोध को R4 बोलें तो हमें पता है R2 बराबर R3 बराबर R4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें लंबाई और क्षेत्रफल क्या है? लंबाई और क्षेत्रफल समान है, तो इसमें तीनों बराबर होंगे। और यह बराबर किसके होगा? तो यह बराबर होगा रो L का मान तो L ही है और A के जगह A/3, तो यह आ गया 3 रो L/A। तो R2 का मान क्या हो गया? R2 का मान हो गया 3, मतलब या फिर जो भी आपका R2, R3, R4 है, तीनों का मान हो गया 3R1। तो प्रतिरोध के बदलाव में ताप छोड़कर एक तीसरे प्रकार का भी सवाल आता है, जिसमें जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ताप के आधार पर प्रतिरोध में बदलाव बोलते हैं। उसे यदि हम छोड़ दें तो बाकी प्रतिरोध का बदलाव यही दो प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार का जो सवाल आता है वह आपको यह बतलाता है कि आपके पास क्या होना चाहिए। पहला प्रकार का सवाल यह बतलाता है कि यदि आप किसी तार को खींचें या दबाएं तो आपके लंबाई एवं क्षेत्रफल दोनों में ही बदलाव होगा। और दूसरे प्रकार का सवाल यह बतलाता है कि यदि आप उसे टुकड़ों में बांट दें, टुकड़ों में काटें और टुकड़ों में बांट दें, तो इसके कारण मात्र एक ही चीज में बदलाव होगा, या तो लंबाई बदलेगी या फिर क्षेत्रफल बदलेगा। चलिए, तो यदि यह आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले शुरू किया था ओम्स के नियम से, और ओम्स के नियम ने हमने क्या देखा? हमने देखा कि विभव और जो आपके क्या है, धारा है, वह समानुपाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विभव और धारा जो है वह समानुपाती नहीं है। विभव कम बढ़ाया जाए धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विभव बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए तो धारा नहीं बढ़ती है उतनी ज्यादा। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे, एक डिवाइस होता है डायोड। डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो कि आपका क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक पर आधारित है इसके काम। और यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगाए जाते हैं। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीवी हो गया, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज, एसी सभी कुछ आ रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चीजों में हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जब डायोड का प्रयोग होता है तो डायोड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें धारा और जो आपका विभव है वह समानुपाती नहीं है। डायोड को जब आप पॉजिटिव बोलते हैं कि बेसिकली फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग होती है, तो जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो धारा में जो बदलाव होता है वह बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब रिवर्स बायसिंग होती है तो उतने ही विभव देने पर आपके पास जो धारा में बदलाव होता है वह बहुत कम होता है। तो आप यहां पर ध्यान क्या देंगे? आप ध्यान यह देंगे कि जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वह ओम्स के नियम को पालन कर रही हो, ये ओम्स के नियम को फॉलो कर रही हो या फिर ओम्स के नियम का पालन कर रही हो। तो जो चीजें जो हैं वो क्या करें? ओम के नियम का पालन करें, उन्हें हम ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, ओमिक चालक बोलेंगे। एवं जो चीजें आपके ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करें, ओम्स के नियम का पालन नहीं करें, उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। तो देखिए, बात करते हैं हम ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर की। जैसे कि हमने बोला, तो हमने कंडक्टर को दो प्रकार से बांट दिया।
पहला हमने बोला ओमिक कंडक्टर, ओमिक चालक, जिसका मतलब हमने क्या बोला, फॉलोज ओम्स लॉ फॉर एवरी वी एंड आई, हर विभव एवं धारा के लिए ओम्स लॉ का पालन करे। और दूसरा जो है वह नॉन ओमिक कंडक्टर है, जो कि क्या करेगा, जो डज नॉट फॉलो, जो क्या करे, पालन नहीं करे ओम्स लॉ का, डज नॉट फॉलोज ओम्स लॉ फॉर एवरी वी एंड आई। फॉर एवरी वी एंड आई, तो यहां पर मतलब समझेंगे कि फॉर एवरी वी एंड आई मतलब हर विभव एवं धारा पर जो फॉलो ना करे। मतलब बहुत सारे चीजें ऐसे भी हो सकती हैं जो कुछ वोल्टेज तक या कुछ करंट तक ओम्स लॉ को फॉलो करें और उसके बाद फॉलो ना करें, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर ही बोलेंगे। और ओमिक कंडक्टर क्या है, जो हर जगह V और I को क्या करे, V और I जिसमें समानुपाती हो, या फिर ओम्स लॉ को यह क्या करे, फॉलो करे। तो जो भी हमारे पास कंडक्टर्स हैं उन्हें ओम्स के नियम के हिसाब से हमने क्या किया, हमने दो भागों में बांटा, ओमिक और नॉन ओमिक। एक और चीज कही जा सकती है ओमिक और नॉन ओमिक में कि चूंकि ओमिक में V जो है वह I से प्रोपोर्शनल है, V जो है वह विभव जो है वह धारा के समानुपाती है, तो VI ग्राफ जो होगा वह सरल रेखीय होगा, वह स्ट्रेट लाइन होगा। किसका, ओमिक का। ओमिक का जो VI ग्राफ है वह क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो भी ग्राफ बनेगा उसमें V और I समानुपाती होंगे। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर की यदि हम VI ग्राफ की बात करेंगे तो VI ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में भी कुछ पाबंदियां होती हैं कि जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रेट लाइन जो है वह क्या हो जाए, ओमिक कंडक्टर हो जाए। स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। जैसे कि पहली पाबंदी यह होती है कि यदि ओमिक कंडक्टर होना है तो स्ट्रेट लाइन जो VI ग्राफ बन रहा है, VI ग्राफ आपको ओरिजिन से पास करना पड़ेगा। बिना ओरिजिन के पास किए हुए यदि स्ट्रेट लाइन है तो वह ओमिक कंडक्टर नहीं होगा। दूसरा यह है कि जो स्ट्रेट लाइन है, जो सरल रेखा है, वह किसी भी अक्ष के समांतर ना हो, ना ही वह एक्स अक्ष के समांतर हो, ना ही वह वाई अक्ष के समांतर हो। तो आइए देखते हैं हम कि इन चीजों का क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक VI ग्राफ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसा सरल रेखा बना रहे हैं। दूसरा एक VI ग्राफ है जिसमें हम सरल रेखा ऐसा बना दे रहे हैं। और तीसरा एक VI ग्राफ है जिसमें हम सरल रेखा क्या कर रहे हैं, जिसमें हम सरल रेखा ऐसा बना दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले में जो हमारा क्या है, जो हमारा पहला ग्राफ है उसमें यह मतलब है कि यदि आपने विभव दे भी दिया तो क्या है, विभव है लेकिन आपके पास धारा जो है वह क्या है, धारा नहीं है। लेकिन फिर आपने थोड़ी विभव बढ़ाई तो धारा बढ़ने लगी। मतलब ये जो है ये हर जगह समानुपाती नहीं है, ये इनिशियल जो रेंज है उसमें समानुपाती नहीं है। तो यह जो ग्राफ है, यह ग्राफ आपका क्या है, यह ग्राफ आपका ओमिक हर रेंज के लिए नहीं। चलिए बात करते हैं हम दूसरे ग्राफ की, जिसमें आपके पास क्या है, यह लाइन सीधी गई हुई है y अक्ष के समांतर। तो यदि आप y अक्ष के समांतर देखेंगे तो धारा बदल ही नहीं रही है और विभव बदले जा रही है। ठीक है, धारा जो है वह नहीं बदल रही है और विभव जो है वह बदले जा रही है। जिसका क्या मतलब है, जिसका यह मतलब है कि यह ओम्स के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा ग्राफ जो है वह आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा ग्राफ देखा जाता है। ठीक है, ये V है और ये आपका क्या है, I।
ठीक है। और यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर विभव जो है वह समान है और धारा बदलते जा रही है, तो यह भी जो है वह नॉन ओमिक है। तो यह तीन ऐसे सरल रेखीय ग्राफ हैं जो कि सरल रेखीय तो है, लेकिन यह क्या है, नॉन ओमिक है। लेकिन आप कैसे भी एक आप बना दें ये ग्राफ आई और वी, और यहाँ पर आप ये ग्राफ बनाएं, ये ग्राफ बनाएं, आप अलग अलग स्लोप, अलग अलग ढाल के ग्राफ बनाते जाएं, सारे जो आपके ग्राफ होंगे वो ग्राफ क्या होंगे, वो ग्राफ ओमिक होंगे। यह सारे ग्राफ, हालांकि ये सरल रेखीय हैं, थोड़ा सा बनाने में यह क्या हो गए हैं, कर्व हो गए हैं, लेकिन आप यदि इन सारों को स्ट्रेट लाइन मानेंगे, सरल रेखीय मानेंगे, तो यह सारे सरल रेखीय जो ग्राफ हैं वह सारे के सारे क्या हैं, ओमिक है। ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम करते हैं ओम के नियम पर आधारित। जो हमारा ओम्स का नियम है, जिसका सूत्र आया हमारे V बराबर IR, इस पर आधारित हम कुछ बेसिक से प्रश्न करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न लिखिए कि यदि किसी तारों के अंत पर विभवांतर 2 वोल्ट लगाया जाए, यदि किसी तार के अंत पर विभवांतर 2 वोल्ट लगाया जाए एवं उससे धारा 10 एम्पियर गुजर रही हो, एवं उससे धारा 10 एम्पियर गुजर रही हो, एवं उससे धारा 10 एम्पियर गुजर रही हो, तो प्रतिरोध बतलाएं। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। चलिए, तो बेसिक सा प्रश्न है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें एक सूत्र लगाना है V बराबर IR, जो आप सूत्र पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ का, वो ओम्स लॉ का सूत्र आपको लगाना है V बराबर IR। V का मान मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 2 वोल्ट दिया गया है और I का मान जो है वह 10 एम्पियर दिया गया है। ठीक है। तो यदि आप R का मान निकालना चाहें तो R का मान V बटे I होगा, मतलब 2 वोल्ट बटे 10 एम्पियर होगा, मतलब 0.2 वोल्ट एम्पियर इनवर्स या फिर 0.2 ओम्स होगा। तो यह बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट कर देने हैं और आपका उत्तर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखिएगा, L लंबाई के एक तार पे, L लंबाई के एक तार पर 5 वोल्ट का विभव लगाने पर, 5 वोल्ट का विभव लगाने पर, 5 वोल्ट का विभव लगाने पर 2 एम्पियर की धारा बहती है। 2 एम्पियर की धारा बहती है। यदि इस तार को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए,
दो बराबर हिस्से यहाँ पर लंबाई के हिसाब से बोले गए हैं। यदि इस तार को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए एवं दोनों हिस्सों को समांतर संयोजन में रखा जाए तो दोनों हिस्सों में धारा का मान ज्ञात करें। तो दोनों हिस्सों में धारा का मान ज्ञात करें। अभी भी दोनों हिस्सों को काटकर जब लगाया गया है तो 5 वोल्ट का ही विभव उसमें लगाया गया है। दो 3 मिनट का समय है आपके पास। चलिए, तो इस प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। यह बोल रहा है कि पहले हमारे पास एक क्या था, एक एल लंबाई का तार था। मान लेते हैं हमारे पास एल लंबाई का तार था जिस पर हमने यदि 5 वोल्ट का विभव लगाया तो हम यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा का बहाव हो रहा है। तो आपको पता है V बराबर क्या होता है, आई आर। तो R का मान क्या हो गया, V बटे आई, मतलब 2.5 ओम्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने 2.5 ओम जो है वह क्या ले लिया, 2.5 ओम का यह प्रतिरोध था जिसका लंबाई L था। यह हमारे पास 2.5 ओम था। अब बोला जा रहा है कि ये जो 2.5 ओम का आपके पास प्रतिरोध था या कोई भी तार थी, इसे 2 बराबर हिस्सों में लंबाई के हिसाब से 2 बराबर हिस्सों में क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो यह अब L/2 का एक तार और यह अब L/2 का दूसरा तार। तो इन दोनों को अब समांतर क्रम संयोजन में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और अब फिर से इन पर कितने का विभव लगाया गया है, 5 वोल्ट का। तो इनकी लंबाई आधी है और क्षेत्रफल तो क्या है, ए ही है। इनकी लंबाई क्या है, आधी है और क्षेत्रफल ए ही है। तो यदि हम r' निकालें तो r' तो रो l' बटे ए होगा, मतलब रो l/2 गुने ए होगा। तो r' बराबर r/2 होगा। और r का मान जो आया था वो क्या है, 2.5। तो r' का मान क्या आएगा, 1.25। r' का मान क्या आएगा, 1.25। मतलब यहां पर 1.25 ओम का एक तार और 1.25 ओम के दूसरे तार समांतर संयोजन में क्या किए गए हैं, जोड़ दिए गए। अब यदि आपको यहां पर इसका क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/r बराबर 1.25 प्लस 1।
1.25। तो 1/r का मान आ गया 2/1.25 या फिर r का मान आ गया 1.25/2 जो कि आ गया 0.625। तो इसकी जो क्या है तुल्य प्रतिरोध है वह 0.625 ओम है। ठीक है, मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक तार लिया, उसको दो हिस्सों में बांटा, तो समांतर संयोजन में जोड़ने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध है, जो पहले तार की प्रतिरोध थी वो 2.5 हुई, काटने के बाद प्रतिरोध 1.25 पाया गया और समांतर संयोजन में बांट देने के बाद प्रतिरोध 0.625 पाया गया, तुल्य प्रतिरोध। तो अब जो इस पे क्या होगी, धारा होगी, वह ज्ञात करना है। तो धारा ज्ञात करने के लिए आपके पास V बराबर IR, तो V का मान तो 5 वोल्ट है, I का मान आपके पास नहीं है, वही ज्ञात करना है। और 0.625 आपका क्या है, R का मान है, तो I का मान हो गया 5/0.625 एम्पियर, 5/0.625 एम्पियर। ठीक है, यदि आप इसे देखें तो आप इसे गुने 1000 यहां कर सकते हैं और यह 125 में चला जाएगा। 125 को यदि आप देखें तो यह मेरे ख्याल से 5 से 200 बार में जाएगा, यह 5 से 25 बार में जाएगा, यह 5 से 40 बार में चला जाएगा, यह 5 से 5 बार में चला जाएगा और 8, तो I का मान 8 एम्पियर होगा। यह जो I का मान आया है वह तुल्य प्रतिरोध में जा रहा है। ठीक है, यह जो I का मान आया है, यहां देखें, यहां ये जो I आ रहा होगा वह 8 एम्पियर आ रहा है, मतलब यह I जो है वह दो हिस्सों में बट गया है। यहाँ पर यह I ऊपर 4 एम्पियर गया होगा और नीचे 4 एम्पियर गया होगा। तो एक प्रतिरोध जो हमने काट कर बनाया था उससे जो है वो हमने क्या किया, उससे हमने 4 एम्पियर की धारा बहाई। कुल धारा जो बह रही है वो कितने की बह रही है, 8 एम्पियर की बह रही है। तो आज की क्लास में हमने ओम्स के नियम के बारे में पढ़ाई की। ओम्स के नियम में हमने प्रतिरोध को देखा कि प्रतिरोध पर प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध का बदलाव जो है वह किन कारणों के कारण, किन चीजों के कारण हो रहा है। प्रतिरोध में हमने प्रतिरोधकता भी देखा और प्रतिरोधकता देखने के बाद हमने उस पर कुछ प्रश्न किए। तो आज के क्लास में हमने प्रतिरोध, प्रतिरोधकता एवं ओम्स के नियम के बारे में पढ़ाई की और कुछ प्रश्न देखे जिसमें प्रतिरोध के बदलाव, प्रतिरोधकता के बदलाव और ओम्स नियम में जो हमने V, I और R तीन चीजों के बारे में पढ़ाई की, उन चीजों को निकालना सीखा। आगे की क्लास में हम अपने V, I और R के पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे।